हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस। मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो बना के दिया था इंश्योरेंस के मीनिंग और उसके जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इंश्योर्ड, पॉलिसी, इंश्योरर, क्लेम, ये मैंने आपको बताया था। आज हमारा मेन क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में कितने टाइप के प्रिंसिपल होते हैं, और प्रिंसिपल मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशन। जब इंश्योरेंस पॉलिसी कोई कंपनी किसी कस्टमर, इंश्योरर, इंश्योर्ड को बेचती है तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वो प्रिंसिपल के हिसाब से ही चलना पड़ता है रियल लाइफ में भी। ओके, प्रिंसिपल मीन्स यहाँ पे जो भी बात होती है जब आप पॉलिसी लेते हो या जब आप पॉलिसी बेचते हो, तो सच्चाई, फैक्ट सब बताना पड़ता है, कोई बात छुपानी नहीं पड़ती है। अगर आप छुपाओगे तो पॉलिसी नहीं मिलेगा, कैंसिल होगा या आगे चल के प्रॉब्लम होगा। तो उसके कुछ प्रिंसिपल है, मैं पढ़ूंगा ऊपर ऊपर से। प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फैथ। पॉइंट नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फैथ। जब आप कस्टमर से बात करते हो, इंश्योरेंस कंपनी बात करती है या कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी से बात करता है, यानी इंश्योर्ड इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस इंश्योर्ड, तब इनको सच्चाई से बात करनी चाहिए, कंसिडरेशन समझना चाहिए, जो भी रियल फैक्ट है उसके साथ ही बात करना चाहिए। इन ऑल टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द पार्टीज यानी कस्टमर एंड इंश्योरेंस कंपनी must have the utmost good fact towards each other. The insurer and insured must disclose all material fact clear, complete and correctly. क्लियर, कंप्लीट और करेक्ट। जो भी फैक्ट है, अगर आपको पॉलिसी लेना है, जो भी फैक्ट है आप यहाँ पे उसको सामने रखो। अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, आपको बीमारी है तो बीमारी छुपाना नहीं है, आपको कंपनी को बताना है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स को ही आपको लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है थर्ड पैराग्राफ में। मिस्टर शांतनु हैज़ नॉट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज हार्ट सर्जरी एट द टाइम ऑफ द टेकिंग पॉलिसी। जब मिस्टर शांतनु पॉलिसी ले रहे थे तो उनका हार्ट सर्जरी हुआ था, लेकिन उन्होंने ये बात छुपाई थी, पॉलिसी में बताया नहीं थी। एक्चुअली उनको बतानी चाहिए। आफ्टर हिज डेथ, इंश्योरेंस कंपनी कम टू नो अबाउट दिस फैक्ट. As Mr. Santanu has not provided correct and complete information at the time of the taking policy, insurance policy can refuse to give the compensation to his family member. मिस्टर सांतनु ने हार्ट का प्रॉब्लम छुपाया, उनका डेथ हो गया। अब जो पैसा मिलने वाला था उनको 1 करोड़ 10 करोड़ जो भी, इंश्योरेंस कंपनी ने वो पैसा उनको, उनकी फैमिली को नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने फैक्ट और फिगर सच्चाई छुपाई थी। तो उनकी पॉलिसी नल एंड वाइड हो गई, जीरो हो गई, मतलब उनको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने सच्चाई छुपाई थी। ओके, पॉइंट नंबर 2 आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब एक दूसरे के प्रति कंपनी और पार्टीज, दोनों पार्टीज, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, दोनों में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मुझे पॉलिसी लेनी है तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, और सामने वाले को देनी है उसमें भी इंटरेस्ट होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं दे सकते। ओके, नेक्स्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सेम some financial interest in the subject matter. The insured must have insurable interest in the subject matter of insurance. Insurable interest is applicable to all insurance contract. ये सभी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, मरीन, फायर, लाइफ, सब में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। It is said to have the insurable interest in subject matter when the existence of that subject matter put the insured the financial benefit, whereas the non-existence of the subject matter put him into financial loss. इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ज़बरदस्ती पॉलिसी बेचनी नहीं है, ज़बरदस्ती पॉलिसी लेनी नहीं है, नहीं तो उससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कि दोस्त ने वाला ले लिया चलो, दैट इज़ नथिंग हैपन, दैट इज़ नथिंग रिक्वायर दैट। देयर शुड बी need to follow and need to be mention insurable interest when you getting the policy, when will you get the policy. Okay, यहाँ पे एग्जांपल दिया है। पॉइंट नंबर 1, अ पर्सन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मैं पॉलिसी ले रहा हूँ मेरे लाइफ को लेके, मेरी प्रॉपर्टी को लेके मुझे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इससे मैं मेरे लाइफ का, मेरे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकालूंगा। A businessman and insurable interest goods and deal is the property of business. बिजनेसमैन को भी अपने गुड्स को लेके या प्रॉपर्टी को लेके इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इसलिए वो पॉलिसी लेगा।
ओके, जस्ट 2 मिनट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इंडेमनिटी मतलब होता है गारंटी। Indemnity means a guarantee or assurance to put the insured in some financial position in the which he was immediately prior to the happening of the uncertain event. जब कोई अनसर्टन बिना कुछ कहे घटना हो जाती है तो उसमें गारंटी मिलता है कि आपको पैसा मिलेगा। मिस्टर ए ने पॉलिसी लिया 10 साल का, 5 साल पॉलिसी के पैसे भरे, 6 साल में ऑफ हो गया पॉलिसी कंप्लीट होने के पहले, तो भी उसको पूरी पैसे मिलेंगे क्योंकि अचानक से उसे हार्ट अटैक आया था। ओके, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। ये फायर मरीन जनरल में, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं आता है, सॉरी। It is not applicable to the life insurance as the loss of life can never be the measured in the monetary term. लाइफ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि अगर आपका एक्चुअल प्रॉपर्टी का या कुछ लॉस होता है उसको मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी मतलब आपका लॉस हुआ तो हम आपको पैसा देंगे, दैट इज़ द मॉनेटरी टर्म्स, लेकिन यहाँ पे लाइफ में नहीं आता। ओके, इतना याद रखना, लिखते समय अंडरलाइन कर लेना, क्लोज द ब्रैकेट। चौथा आता है, और इसको पूरा नहीं याद करना है, एक एक पैराग्राफ लेना, अगर जहाँ पे 2 पैराग्राफ है वहाँ पे एक ही लिखना है क्योंकि सेकंड पैराग्राफ में भी सेम मीनिंग दिया है, तो अपने हिसाब से लिखना है। प्रिंसिपल ऑफ सबोगेशन क्या होता है हम पढ़ेंगे। सबोगेशन, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आता है, गारंटी में आता है, गारंटी अश्योरिटी में आता है, गारंटी मतलब इंडेमनिटी। एज पर दिस प्रिंसिपल आफ्टर द इंश्योर्ड कस्टमर is compensate for the loss due to damage of the property insured, then the right of the ownership of such property passes on to the insurer. सबोगेशन में क्या होता है, अगर कोई ओनर की प्रॉपर्टी लॉस हो गई तो उसको कंपनी यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी की भरपाई देता है, दैट इज अ कंपनसेशन, भरपाई यानी कंपनसेशन मिलता है। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द डैमेज प्रॉपर्टी हैज एनी वैल्यू आफ्टर द इवेंट कॉजिंग द डैमेज। अगर वो डैमेज हो गया, इसकी कोई वैल्यू है तो ही मिलेगा, अगर वैल्यू ही नहीं है, नॉर्मल भंगार चीज़ डैमेज हो गया तो उसको भंगार के भी पैसे नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ नहीं लेंगे हम लोग, मैंने आपको लेके लेंगे। 5th पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या है पढ़ेंगे। दिस प्रिंसिपल इज applicable to all contract of indemnity where the insured has take out more than one policy for some risk or subject matter. Contribution क्या है, ये भी contract of indemnity आता है, सब में ये लाइन ऐड करना है, it is applicable to all contract of indemnity, क्योंकि सब में सेम लाइन बोला है। ओके, अभी ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें एक जो पॉलिसी होल्डर है, इंश्योर्ड कस्टमर, एक से ज़्यादा पॉलिसी ले सकता है, उसको लगता है मेरा जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है ज़्यादा है करोड़ों में, एक पॉलिसी से क्या होगा, डैमेज हुआ तो नहीं मिलेगा उतना पैसा, इसलिए मैं 5-6 पॉलिसी लेता हूँ, क्यों, डैमेज का पूरा पैसा तो मिलना चाहिए प्रॉपर्टी का। ओके, अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड कैन क्लेम द कंपनसेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्चुअल लॉस आइदर फ्रॉम द वन इंश्योरर और ऑल द इंश्योरर। इसमें एक से ज़्यादा पॉलिसी ले सकता है और उसका जो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है वो किसी एक कंपनी से ले सकता है या सभी कंपनी से ले सकता है, क्योंकि वो सभी कंपनी को प्रीमियम पे कर रहा है। ओके, इंस्टॉलमेंट दे रहा है, प्रीमियम दे रहा है, तो उसको ले सकता है। एग्जांपल आप कुछ भी अपने मन से भी डाल सकते हो। If the one is insured pay full compensation, then that insurer can claim the proportionate amount from the other insurance for the whom insured is taken policy. Yes, जैसा मेरी प्रॉपर्टी है 30 लाख की, डैमेज हो गई, अगर मैंने 3 पॉलिसी निकाली है, एक मुझे 10 दे रहा है तो दूसरा भी 10 लूँगा, तीसरा भी 10 लूँगा, ठीक है। सेकंड, अगर एक मुझे पूरा 30 लाख दे रहा है और दूसरा तीसरे से क्या लेना चाहिए, यस, दूसरे तीसरे से भी लेना चाहिए क्योंकि मैं उसका प्रीमियम दे रहा हूँ, तो तीसरे तीसरे से मैं पूरा 30 लाख नहीं लूँगा, प्रोपोर्शनेट, यहाँ पे शब्द का यूज़ किया गया है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट में ले सकता हूँ मैं, क्लेम प्रोपोर्शनेट। चलो ठीक है, एक से पूरा मिल गया, एक से 5 ले लिया, एक से 10 ले लिया, 50% मिल गया दोनों से, राइट। ऐसा कर सकते हैं, ये नहीं कि आप प्रीमियम दे रहे हो तो तीनों से 30 लाख लो, 90 लाख ले ले, नहीं, गलत हो जाएगा। ओके, 6
प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू द मिनिमाइज द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ द अनसर्टन इवेंट। द इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल द पॉसिबल मेजर्स एंड द नेसेसरी स्टेप टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस मतलब आपने इंश्योरेंस निकाला है, आपकी प्रॉपर्टी की कोई डैमेज होती है या लॉस होता है, तो लॉस को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाना है, जितना लॉस हुआ है उतना ही दिखाना है। अगर आपको चोट लगती है तो ये बताओ कि यहाँ पे चोट लगी, ये मत दिखाओ कि मेरा हाथ पे पूरा फ्रैक्चर हो गया। दैट इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है। तो उसको बोलते हैं मिटिगेशन। Hence, it is the responsibility of the insured, कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड अवॉइड द लॉस। उसको प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है और लॉस को अवॉइड करना है। ये नहीं कि मैंने तो इंश्योरेंस निकाल लिया है, प्रॉपर्टी है, चलो दिया रख देता हूँ फर्नीचर के नीचे, जला तो फूकट का पैसा मिलेगा। दैट इज़ द टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भले ही आप उसका प्रीमियम दे रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी को टाइम पे पैसा दे रहे हो, लेकिन उसको आप अच्छे से ध्यान दो, प्रॉपर्टी को उसको जानबूझ के जलाने के लिए या डैमेज होने के लिए नहीं छोड़ना है। तो मिटिगेशन मतलब ये है कि प्रॉपर्टी पे ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट, क्लोज द ब्रैकेट। जितना मैंने पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, ये 7 प्रिंसिपल है, टोटल 7 प्रिंसिपल है। बच्चे लोग पॉइंट याद कर लेना और किसमें क्या है समझ लेना। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा मीन्स व्हेन अ लॉस इज कॉज्ड बाय द मोर देन वन कॉजेस, एक से ज़्यादा कारण है। कॉजेस मतलब कारण है लॉस का। जैसा कि समुद्र में जहाज जा रहा है, उसमें माल भरा है, कार्गो भरा है, तो कारण 2 कारण है, एक से ज़्यादा कारण है ना। समुद्र में तूफान आ गया और समुद्र में नाव टूट गई, जहाज़ टूट गया, उसमें छेद हो गया, पानी भर गया। पहली बात, जहाज़ टूट गया, छेद हो गया, पानी आ गया। दूसरा, तूफान आ गया। तीसरा, साइक्लोन आ गया। बहुत सारे कारण हैं, तो उसको प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा बोलते हैं। व्हेन अ लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन कॉजेस, एक से ज़्यादा कारण है, देन प्रॉक्सिमेट कॉजेस ऑफ लॉस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस। तो यहाँ पे इंश्योरर यानी कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि लायबिलिटी क्या है, डैमेज की जिम्मेदारी क्या है, कारण क्या है। मेन कारण को ध्यान दिया जाता है इसमें, सभी कारण को नहीं ध्यान दिया जाता है, मेन कारण। द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड अगेंस्ट द सम कॉजेस एंड नॉट अगेंस्ट ऑल कॉजेस। इन सच अ केस द प्रॉक्सिमा मेड कॉजेस ऑफ लॉस इज टू बी फाउंड। यहाँ पे मेन कारण पे ध्यान दिया जाता है, सभी कारण पे ध्यान नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे देखा जाता है, फाउंड किया जाता है कि कारण क्या है। If the proximate causes is the one which is the insured against, the insurance company is bound to pay compensation and vice versa। अगर कारण कोई एक मिल जाता है या फिर इन लोग कोई भी एक कारण चूज कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी, चलो नाव पलटी हो गई, बाढ़ आ गया या फिर छेद हो गया, कोई भी एक कारण ले लेते हैं और जो भी उसका लॉस है उसको पे कर देते हैं। ये थे 7 प्रिंसिपल, आप इसको पढ़ो। मैंने लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा दिया है, मैंने लाइफ केयर मरीन पढ़ा दिया है। कल मॉर्निंग में मैं आपको, मतलब आज ही मॉर्निंग में मैं आपको फायर इंश्योरेंस पढ़ा दूंगा। ओके, और मैं ट्राई करूंगा इसके वीडियो भी आपको बना के भेजूँ। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट।